आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत पिछले वाले टॉपिक का बात मालूम होना चाहिए कि पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। हालांकि पिछले वाले क्लास में हम लोग केवल और केवल 3 अलग अलग प्रकार के विचार रखने वाले लोगों के बारे में पढ़े थे, है ना, जिसमें से हमारा पहला लिबरल्स था, दूसरा रेडिकल्स था और तीसरा कंजर्वेटिव था। ये तीनों प्रकार के विचार रखने वाले लोगों का ग्रुप है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, लिबरल्स का कुछ और विचार था, रेडिकल्स का कुछ और विचार था, कंजर्वेटिव लोगों का कुछ विचार और था। और ये सबका सब बात हम लोग अभी फिलहाल कहाँ पे कर रहे हैं, यूरोप के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम लोग बात ये किए थे कि लिबरल्स लोग जो है वो तो फिर भी ठीक ठाक सोच रहे थे, है ना, यानी कि उनका जो सोचना था वो बिल्कुल थोड़ा बहुत ठीक भी था। लेकिन लिबरल्स लोगों का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था मालूम है, कि वो जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे, यानी कि वो चाहते नहीं थे कि हर लोगों को वोटिंग राइट मिले। तो ये हो गया उसका ड्रॉबैक। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था रेडिकल्स लोगों का। रेडिकल्स लोगों का भी कुछ अलग अलग विचार था, उसका भी कुछ अच्छा विचार था, कुछ खराब विचार था। लेकिन यदि रेडिकल्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यदि आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं। उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो ये चाहता था कि कंट्री में वैसे लोग गवर्नमेंट में आए, वैसे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाया जाए जिसका पॉपुलेशन कंट्री में सबसे ज़्यादा हो, है ना, याद कीजिए हमने आपको बताया था। उसके बाद आ जाइए आप इस पे कंजर्वेटिव पे। कंजर्वेटिव का जो आइडिया था वो पूरी तरीके से लिबरल्स और रेडिकल से बिल्कुल अलग था, है ना। हालांकि कंजर्वेटिव लोग भी बदलाव चाहते थे समाज में, वो लोग भी चाहते थे कि हमारा समाज बदलाव के रास्ते पे चले, लेकिन वो बिल्कुल बदलाव जो है ना बहुत धीरे धीरे चाहते थे। मतलब बदलाव हो बहुत धीरे धीरे हो, उसमें कोई तेजी नहीं आए। तो ये हमारा कंजर्वेटिव लोगों का सोच था। इतना पढ़ने के बाद हम लोग आज के टॉपिक में, हालांकि उसी टॉपिक से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री है तो जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, यदि एक लाइन में हम बताना चाहें तो एक लाइन में हम ये बता सकते हैं कि यूरोप के अब उस समय के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जहां पे कि अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, इसी समय के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब चूंकि इंडस्ट्री सेटअप होगा तो कुछ अच्छा भी होगा, कुछ बुरा भी होगा, है ना, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इंडस्ट्री लगने से कुछ एडवांटेज भी है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, इट वॉज अ टाइम इन यूरोप when new cities came up, new industrial regions developed, railways expanded, all these led to the industrial revolution in Europe। देखिए, हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो ऐसे समय के बारे में पढ़ने वाले हैं जहाँ पे यूरोप के अंदर नए नए सिटीज बन रहे थे। मतलब कि यूरोप ना अभी पूरी तरीके से बदलना शुरू ही हुआ था। ठीक है, तो ऐसे समय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पे कि अभी फिलहाल यूरोप में नए नए सिटीज बन रहे हैं, नए नए इंडस्ट्रियल रीजन बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल रीजन का मतलब वैसा जगह जहाँ पे कि इंडस्ट्री को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नए नए सिटीज बन रहे हैं और नए नए जगहों पर नए नए इंडस्ट्री भी हमारे लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब चूंकि भाई इंडस्ट्री आप लगा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो आप प्रोडक्शन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस प्रोडक्शन को इंडस्ट्री से लेके मार्केट तक पहुंचाने का काम किसका होगा, रेलवे का ही तो होगा। हालांकि रेलवे गली गली नहीं घूम सकता है, लेकिन मेन पॉइंट पे तो पहुंच सकता है ना। तो इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रहा था, इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ने लगा वैसे वैसे हमारा रेलवे भी एक्सपेंड करने लगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ इन सबके वजह से यूरोप में आ गया हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सीधा सा मतलब है यूरोप में एक ऐसा दौर, यूरोप में एक ऐसा समय जहां पे कि अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे थे, उसी को हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या बताया गया कि फ्रांस किस प्रकार से बदला, वही बताया गया ना। उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब हो गया कि इंडस्ट्री के फील्ड में किस किस प्रकार का बदलाव आया। तो आप यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये वो दौर था जहाँ पे कि यूरोप अभी बढ़ना ही शुरू हुआ था। मतलब कि नए नए सिटीज बन रहे थे, नए नए हमारे इंडस्ट्री लग रहे थे यूरोप में, और रेलवे एक्सपेंड हो रहा था। इस वजह से वहाँ पे क्या आ गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। मतलब कि एक ऐसा समय आ गया जहाँ पे कि केवल और केवल
दूर दूर तक लोग देख रहे थे क्या कि इंडस्ट्री सेटअप हो रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यदि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलते फिरते कोई एक लाइन में पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा दौर, एक ऐसा समय जिस समय की सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, और यही चीज हमारा यूरोप में हो रहा था। आगे बढ़ते, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर स्टार्ट मूविंग इनटू द सिटीज फॉर वर्क इन फैक्ट्रीज। अब भाई कोई भी आदमी अपना फैक्ट्री लगाएगा तो क्या वो गांवों में फैक्ट्री कभी लगाएगा? गांव में नहीं, कभी भी वो गांव में फैक्ट्री अपना नहीं लगाएगा, क्योंकि हो सकता है कि गांव में रोड अच्छा ना हो, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा ना हो, है ना, हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे नए नए सिटीज बन रहे थे, नए नए इंडस्ट्री लग रहे थे, ये सब का सब कहाँ पे हो रहा था? शहरों में हो रहा था, है ना। तो जैसे जैसे शहरों में नई नई इंडस्ट्री लगना शुरू हुआ, पूरी तरीके से वहां पे काम चालू होने लगा, लोग वहां पे काम करने के लिए गांवों से शहर की ओर शिफ्ट करने लगे। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि शहर में जैसे जैसे नए नए इंडस्ट्री खुलने लगे, बनने लगे, सेटअप होने लगे, वैसे वैसे गांवों से लोग निकल के अपने सामानों को बोरिया बिस्तर बांध के शहर में जाने के लिए राजी हो गया। और शहर में जाने के लिए राजी क्यों हुआ? क्योंकि उनको शहर में मिलेगा क्या? इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में वो लोग काम करेगा, तभी उनको कुछ पैसा मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेन भी थे, वुमेन भी थे, साथ ही साथ चिल्ड्रन भी थे, जो कि अपने गांवों से निकल के शहर की ओर आगे बढ़ रहा था इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि सर इंडस्ट्री ठीक है, इंडस्ट्री तो सेटअप हो गया, शहर में इंडस्ट्री सेटअप हो गया, लेकिन शहर वाले लोग वहां पे काम कर सकते थे, तो गांव वाले लोग शहर में इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, शहर में या गाँव में? गाँव में ज्यादा होता है पॉपुलेशन, है ना। हाँ, भले ही शहर में आपको मार्केट में ज्यादा भीड़ दिख जाए, लेकिन उतना भीड़ तो हमारे गांव में अकेला कभी भी हो जाता है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि हमारा जो लेबर का डिमांड था वो शहर के लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए लेबर को बुलाना पड़ा कहाँ से? गांवों से। तो गांव से जो लेबर गया हमारा, उसमें हमारे मेन भी थे, वुमेन भी थे और चिल्ड्रेन भी थे। इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वहां पे चाइल्ड लेबर हो रहा था। कोई डाउट यहाँ था समझने में? तो जैसे जैसे यूरोप के अलग अलग शहरों में हमारे अलग अलग इंडस्ट्री लगने लगे, वैसे वैसे गांवों से लोग मूव करने लगे रोजगार के खोज में कि हम भी इंडस्ट्री में जाएंगे, काम करेंगे, पैसा मिलेगा, अपना घर परिवार चलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी तक तो आपको ठीक लग रहा है कि सर अच्छा बात है, इंडस्ट्री लग रहा है, अच्छा बात है, लोग वहां पे जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, अच्छा बात है। लेकिन इसके साथ समस्या भी था। क्या समस्या था? देखो, दे वर्कड फॉर लॉन्ग आवर्स बट देयर वेजेस वेर वेरी लो। वो घंटों काम करते थे, लगातार काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे वो लोग अपने फैक्ट्री में, लेकिन जितना मेहनत वो लोग करते थे उस मेहनत के बराबर उनको पैसा नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलता था। बात समझ में आ रही है? मतलब कि उनसे काम बहुत करवाया जाता था लेकिन पैसा उसको नहीं मिलता था उतना ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद at that time unemployment was common in Europe because there was huge population। दूसरा समस्या यहाँ पे यह था कि उस समय पे इंडस्ट्री तो सेटअप हो ही रहे थे, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा था। अब आपको फिर से यह मन में सवाल आ सकता है कि सर इंडस्ट्री बन रहा है तो इंडस्ट्री में लोगों को रोजगार मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि देखो, फैक्ट्री होने के बावजूद भी यूरोप में अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां का पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दूसरा समस्या क्या था? दूसरा समस्या यहाँ पे यूरोप में यह था कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा था, जिस वजह से यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा हो गया। बात समझ में आ गया? कोई डाउट होगा तो फटाक से पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप तो हो रहे थे, लेकिन क्या इंडस्ट्री सारे लोगों को रोजगार दे रहा था? नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत था भाई, किसको किसको रोजगार देंगे? चलो मान लो जितना जरूरत है इंडस्ट्री में उतने लोगों को रोजगार दे भी देते हैं, तो उससे कई ज़्यादा लोग बेरोजगार भी हो जाएंगे, है ना। तो पॉपुलेशन इतना ज़्यादा था कि रोजगार देने के बावजूद भी लोग बेरोजगार ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ चुका था, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये दूसरा समस्या था। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड सैनिटेशन बिकॉज द सिटीज वे आर ग्रोइंग रैपिडली। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे यह था कि इंडस्ट्री बढ़ रहा था, ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे ना शहरों में खास करके अब चूंकि आदमी लोग मतलब कि लेबर लोग गाँव से शहर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए,
तो इंडस्ट्री में उसको रहने के लिए घर तो चाहिए ना। तो इंडस्ट्री में नए नए घर भी बनने लगे, लेकिन जितना भी घर बन रहा था फिर भी कम पड़ जा रहा था, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ पे एक समस्या किस चीज़ का हो गया, घर का समस्या हो गया, कि लोगों को रहने के लिए शहरों में घर नहीं था। दूसरा बात सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब कि साफ सफाई नहीं था। हर लोग केवल और केवल बेरोजगारी से लड़ रहे थे, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था लेकिन कोई भी साफ सफाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ पे इतना दूर पढ़ने के बाद आपसे सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक बार फटाक से हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए आपसे पूछेगा सवाल इस प्रकार से, चलो बताई देते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है। सवाल तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप उसको दे दीजिएगा जवाब, लेकिन किस प्रकार से हम लोग अभी तक हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं वो देखिए एक बार। सबसे पहला बात आपको ये समझ में आ गया कि ये वो समय है जहाँ पे कि यूरोप में नए नए सिटीज बन रहे थे, यानी कि यूरोप अभी बन ही रहा था एक तरीके से, ठीक है, और नए नए इंडस्ट्री लग रहे थे। और दूसरा बात कि रेलवे एक्सपेंड हो रहा था। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री हमारे यूरोप में लगने लगे, इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग गाँव से दौड़ने लगे कि चलो इंडस्ट्री लग गया, वहाँ पे हमको रोजगार मिल जाएगा। वो लोग इस इच्छा में निकल तो गए गाँव से कि रोजगार मिल जाएगा इंडस्ट्री में, उनको रोजगार मिला भी, लेकिन क्या सारे लोगों को रोजगार मिल पाया? नहीं मिल पाया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। फैक्ट्री वाला मालिक यदि रोजगार देगा अभी तो किसको किसको देगा, है ना। तो ये एक बड़ा समस्या था। तो सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, जिस वजह से वहाँ का पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा था, साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये पढ़ा कि शहरों में लोग जैसे जैसे बढ़ रहे थे, उनका पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा था, वहाँ पे रहने के लिए घरों का समस्या भी होने लगा, साथ ही साथ साफ सफाई भी वो लोग उतना ध्यान में नहीं रखते थे। ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। याद कीजिए अपना पिछला वाला क्लास जिसमें हमने बात किया था लिबरल्स के बारे में और रेडिकल्स के बारे में। तो ये दोनों विचारधारा वाला लोग अब क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि हम जो है इनके सारे समस्याओं को दूर कर दें। देखिए हालांकि लिबरल्स का विचारधारा और रेडिकल्स का विचारधारा थोड़ा बहुत अलग था, याद कीजिए अपना पिछला वाला क्लास, थोड़ा बहुत उन दोनों के विचार में डिफरेंस था। लेकिन अब ये दोनों मिलकर क्या चाह रहा है, ये दोनों चाह रहा है कि जो हमारे लोगों को समस्याएं हो रहे हैं, बेरोजगारी का समस्या है, घर का समस्या है, साफ सफाई का समस्या है, इन समस्याओं को दूर किया जाए। ये ऐसा किसको लग रहा है, हमारे रेडिकल्स वाले लोगों को और लिबरल्स लोगों को ऐसा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज, अच्छा एक बात बताइए कि खास करके कौन थे हमारे, शायद रेडिकल्स थे ना। चलो एक बार देख ही लेते हैं क्या था। हाँ, रेडिकल्स लोग, याद कीजिए रेडिकल्स लोग किसके खिलाफ हमेशा बोलते थे, वो क्या चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं, जो बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं या फिर जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उनको जो बचपन से ही जो सुविधा मिलता आ रहा है उसको खत्म किया जाए। ये कौन चाहते थे, रेडिकल्स लोग चाहते थे। याद कीजिए अपना रेडिकल्स वाला टॉपिक, ये इस वाले टॉपिक में है ना। तो अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज इन यूरोप वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। देखो जितने भी हमारे यूरोप में नए नए इंडस्ट्री उस समय पे सेटअप हो रहे थे, वो सारे के सारे इंडस्ट्री का मालिक कोई ना कोई एक प्राइवेट आदमी था, मतलब कि वो राजा के अंडर में नहीं था। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेयर द प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे समझिएगा बात को, यहीं पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला बात तो ये कि जितने भी इंडस्ट्री यूरोप में सेटअप हो रहे थे, उन सब का मालिक कोई ना कोई एक खास आदमी था, यानी कि प्राइवेट आदमी था। वो राजा महाराजा के अंदर में फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं था। मतलब कि एक आदमी के पास धन संपत्ति अपना था, तो वो धन संपत्ति को वो खर्च करके अपना इंडस्ट्री सेटअप कर ले रहा है। इसमें कौन सा बड़ी बात है, क्या इसमें कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उनके पास अपना संपत्ति है, उन संपत्ति से वो अपना घर बनाए, फैक्ट्री बनाए, क्या दिक्कत है ना। तो ये पहला बात हो गया। अब एक बात बताइए आप हमको कि रेडिकल्स वाले लोग किसके खिलाफ हमेशा बोलते थे? उसके खिलाफ हमेशा बोलते थे जिनको कि बचपन से वो अधिकार मिलता आ रहा है। मतलब कि वो टारगेट किसको करना चाहते थे? राजा महाराजाओं लोगों को टारगेट करना चाहते थे। क्योंकि रेडिकल्स वाले लोग क्या कहते थे कि भाई देखो ये लोग जो है ना बचपन से पैदा होते हैं और सारा प्रॉपर्टी इनके नाम का हो जाता है। ये किस में होता है? राजा महाराजा वाला सिस्टम में होता है। जैसे राजा मर गया तो राजा का जितना संपत्ति था वो बेटा को मिल जाएगा। और आपको मालूम है उस समय पे यूरोप में पूरी तरीके से राजा महाराजा वाला ही सिस्टम था, है ना।
तो वो उसके बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन लिबरल्स और रेडिकल्स लोग उन सबको सपोर्ट करता था जो कि अपने दम पे कुछ करता था। यानी कि लिबरल्स और रेडिकल्स उन सारे लोगों को सपोर्ट करता था जो कि अपने दम पे कुछ करता था। जैसे कोई दिक्कत इसमें समझने में? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज इन यूरोप वर द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब कि किसी एक आदमी का वो प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्री यदि वो सेटअप किया है तो उसका खुद का है, तो उसके खिलाफ कभी भी लिबरल्स और रेडिकल्स नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मेहनत से किया है। लेकिन हाँ, वो हमेशा राजा महाराजा के खिलाफ जरूर बोलता था, क्योंकि वो बचपन से पैदा हुआ और उसके नाम इतना जमीन लिख दिया गया। क्या उसने कोई मेहनत किया? कोई मेहनत नहीं किया, इसके खिलाफ था। लेकिन जो आदमी अपने दम पे अपना कुछ कर रहा था, अपने मेहनत पे अपना इंडस्ट्री या फिर कुछ भी सेटअप कर रहा था, उसके खिलाफ कभी भी ये लोग बोलते नहीं थे। इसके बावजूद जो भी हमारे लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे, वो भी बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक हुआ करते थे। वो भी बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक हुआ करते थे। वो भी अपने यहाँ लोगों को काम करने के लिए रखते थे, तो वो प्रॉपर्टी के मालिक भी होते थे, साथ साथ वो एम्प्लॉयर भी होते थे। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछा ये भी जा सकता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स हमेशा किसके खिलाफ बोलता था? याद कीजिएगा, जो प्रिविलेज यानी कि जो सुख सुविधा किसको मिल रहा है? राजा यानी कि मोनार्की वाले सिस्टम में जो राजा महाराजा होता है उसको मिल रहा है बाय बर्थ से, उसके खिलाफ हमेशा बोलता था। लेकिन हमेशा सपोर्ट किसको करता था? जो अपने मेहनत पे कुछ नया काम करे, जिसको कि कोई भी सुख सुविधा बचपन से ना मिले, उसको वो सपोर्ट करता था। उसके बाद दे मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड। तो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग भी बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी का वो खुद मालिक था। लेकिन क्या उन लोगों ने अपना प्रॉपर्टी अपने दम पे बनाया था, या फिर उनको मतलब एक प्रकार से बपौती मिल गया था? बपौती मतलब कि उसके दादा परदादा का मिल गया था, अपने दम पे उन लोगों ने बनाया था। तो लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों ने खुद अपने दम पे अपना संपत्ति बनाया था, इसलिए ये लोग उन सभी लोगों को सपोर्ट करते थे जो कि अपने दम पे कुछ करना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Liberals and radicals encouraged people to achieve a healthy economy and citizens should be educated. अब देखिए यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों ना मिल के लोगों को इनकरेज करना चाहता है, यानी कि आगे बढ़ाना चाहता है किसके तरफ? एक हेल्दी इकोनॉमी के तरफ। हेल्दी इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि भाई तुम लोग जो है ना अपने दम पे कुछ करो, क्योंकि तुम्हारा बाप तो इतना अमीर था नहीं कि जो कि तुमको पैसा दे देगा कि तुम अपना फैक्ट्री सेटअप कर लो। तो तुमको जो करना है वो अपने दम पे करना है। तो ये आम आदमी को इनकरेज करता था कि तुम अपने दम पे कुछ अपना बड़ा करो। ये लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों मिल के लोगों को प्रोत्साहन दिलाता था, यानी कि उसको इनकरेज करता था। साथ ही साथ इन दोनों का ये भी कहना था कि लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ा लिखा हुआ आदमी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ भी काम कर लेगा अपना, है ना। आगे बढ़ते हैं। Liberals and radicals opposed privileges of aristocracy which they had by birth। तो वही बात है जो कि हमने आपको कहा कि लिबरल्स और रेडिकल्स शुरुआत से ही दोनों मिलके उन सारे लोगों को अपोज करते थे, उन सारे लोगों को क्रिटिसाइज करते थे जिनको कि बचपन से ही कुछ ना कुछ अधिकार मिल जाता था। यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो गया वो लोग जो कि बहुत धनवान हैं, जो उनके पास पैसा धन संपत्ति बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे ये किसको कहना चाह रहा है? वैसे इंसान को कहना चाह रहा है जो कि उस समय पे यूरोप में सबसे ज़्यादा अमीर थे। बात समझ में आ रही है? ऑब्वियस सी बात है भाई, अमीर वाला आदमी मर जाएगा तो उसका सारा प्रॉपर्टी उसके बेटा को हो जाएगा, है ना। ये इसके बिल्कुल खिलाफ थे, ये चाहता ही नहीं था कि ऐसा हो। वो चाहता था कि कोई भी आदमी यदि यूरोप में रहेगा तो वो अपने दम पे कुछ करे, यानी कि जो प्रिविलेज वाला सिस्टम है कि तुम मर गया तो तुम्हारा सारा प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगा, एकदम बैठे बैठाई, इसके बिल्कुल ये खिलाफ बोलता था हमेशा। आगे, दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। देखो सबसे बड़ा बात यहाँ पे लिखा हुआ है दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। तो लिबरल्स और रेडिकल्स वाले लोग किस चीज पे बिलीव करते थे? इंडिविजुअल एफर्ट पे बिलीव करते थे, यानी कि आदमी अपने से कुछ करे, है ना। और लेबर पे वो विश्वास करते थे, यानी कि हमको काम मिले, बस हमको काम दे दो, बाकी हम सब अपना से, यानी कि हम बस हमको काम दे दो, बाकी सब कुछ हम अपने से कर लेंगे, हमको कोई भी प्रिविलेज नहीं चाहिए। ये किसका विचारधारा है? ये लिबरल्स और रेडिकल्स का इस समय पे विचारधारा है। ठीक है, वो लोग क्या करता था, मतलब क्या चाहते थे वो लोग ये चाहते थे कि हम इंडिविजुअल एफर्ट करें, यानी कि हम लोग अपने मेहनत से कुछ करें, हमको काम मिले और हम लोग अपना खुद का एंटरप्राइज यानी कि अपना खुद का फैक्ट्री ये सब सेटअप करें। इस चीज़ को ये सपोर्ट करता था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव्ड दैट इफ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, सोसाइटीज वुड डेवलप। और साथ ही साथ लिबरल्स और रेडिकल्स लोग ये चाहते थे कि यदि हर एक आदमी के आज़ादी को दबाया ना जाए बल्कि उसको पूरा फ्रीडम दिया जाए, उसके साथ ही साथ और गरीब लोगों को काम मिले, और साथ ही साथ जिस आदमी के पास या फिर जिसके पास पैसा कौड़ी धन संपत्ति है उसको जो करना है वो यदि वो फ्रीली कर पा रहा है तभी जाके हमारा सोसाइटी डेवलप कर पाएगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिबरल्स लोग क्या चाहते हैं? लिबरल्स लोग ये चाहता है कि हर एक आदमी के पास अपना खुद का आज़ादी होना चाहिए, यानी कि उसके पास फ्रीडम होना चाहिए, वो जो करना चाहे वो कर सकता है। ये आइडिया है किसका? लिबरल्स और रेडिकल्स का। वो चाहता है कि हर एक आदमी को यदि अधिकार मिल गया अपने फ्रीडम को, यानी कि पूरा फ्रीडम उसको मिल गया और लोगों को रोजगार मिल गया, गरीब लोग जो थे हमारे वहाँ पे यूरोप में, उसको यदि रोजगार मिल गया और जिस इंसान के पास धन संपत्ति है उसको अपना काम फ्रीली करने का मौका मिल गया, तो भी तभी जाके हमारा सोसाइटी डेवलप कर पाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, ये वाला लाइन लिखा हुआ है, एंड दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, सोसाइटीज वुड डेवलप। पहले होता क्या था ना, देखो पहले मान लो यदि किसी आदमी के पास बहुत ज़्यादा पैसा धन संपत्ति ये सब हो भी गया, यदि वो कुछ काम करना भी चाहता था ना तो राजा महाराजा उसको करने नहीं देता था कि नहीं तुम्हारे पास पैसा है तो क्या हो गया, तुम वो काम नहीं करोगे, वो काम केवल हमारे लिए बना हुआ है। तो ये मतलब कि उन सबको काम करने से पहले ना रोका जाता था, आगे बढ़ने से रोका जाता था राजा महाराजाओं लोगों के द्वारा। तो यही कहा गया है यहाँ पे लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों के द्वारा कि यदि उनको फ्रीली अपने कामों को ऑपरेट करने का मौका मिले तभी जाके हमारा सोसाइटी डेवलप हो पाएगा। तो ये विचारधारा था हमारे लिबरल्स का और रेडिकल्स का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। Many men and women who wanted changes in the society started following liberal and radical groups and parties। तो जितने भी यूरोप में महिलाएं हो चाहे पुरुष हो वो समाज में एक बदलाव चाहते थे, वो सारे के सारे महिलाएं और वो पुरुष लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों का जो ग्रुप था, उसका जो पार्टी था, उनसे वो सारे लोग जुड़ने लगे। मतलब कि यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों पूरे समाज को बदलने की ओर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ तक कोई डाउट? बात समझ में आ रही है? तो जितने भी हमारे मेन और वोमेन थे जो कि समाज में एक बदलाव चाहते थे, वो रेडिकल्स लोगों के साथ जुड़ना शुरू कर गए, जुड़ने लगे। अच्छा, यहाँ पे अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर लिबरल्स लोगों के साथ और रेडिकल्स लोगों के साथ मेन और वोमेन क्यों जुड़ रहे हैं, उनसे क्यों वो इंस्पायर हो रहे हैं? मालूम है क्यों? क्योंकि वो उनके हक का बात कर रहा है ना। वो क्या बात कर रहा है? वो ये बात कर रहा है कि जिस आदमी के पास कुछ नहीं है वो मेहनत करो, आगे बढ़ो, है ना। और ये लोग सबके सब किसको क्रिटिसाइज करते थे, किसको अपोज करते थे? जिनके पास बचपन से ही धन संपत्ति पूरा मिल जाता था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मिल के जो है आम आदमी के दिल को जितना चाहता है, उनके दिलों पे राज करना चाहता है। तो आम आदमी को लगा कि नहीं, ये लिबरल्स और रेडिकल्स लोग हमारे भलाई के लिए बात कर रहा है, तो सारे लोग इससे जुड़ने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशंस अगेंस्ट एग्जिस्टिंग मोनार्क। अब जैसे जैसे इन लोगों का ग्रुप बढ़ने लगा, आम आदमी आके रेडिकल्स और लिबरल्स लोगों के साथ मिलने लगे, वैसे वैसे इनका ग्रुप बढ़ने लगा। अब ग्रुप बढ़ने लगा तो लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों ने क्या सोचा? ये सोचा कि हम जो है अपने यहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम है, यानी कि जो अभी प्रेजेंट में वहाँ का जो राजा होगा उसके खिलाफ हम लोग बगावत करेंगे, यानी कि आवाज़ उठाएंगे। ये लोग करने भी लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा था आम आदमी का। ठीक है, आगे। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्कड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में ये लोग पूरी तरीके से रेवोल्यूशनरीज बन गए थे। रेवोल्यूशनरीज का मतलब वो लोग जो कि अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ते हैं या फिर आवाज़ उठाते हैं। तो फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में वहाँ के प्रेजेंट एग्जिस्टिंग राजा महाराजाओं के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू हो गया। बात समझ में आ रही है? और ये लोग इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि इन सभी लोगों को आम आदमी का सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, तो लिबरल्स और रेडिकल्स लोग आगे बढ़ते चले गए क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा था पीछे से।
उसके बाद दे वांटेड टू क्रिएट अ नेशन वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव इक्वल राइट्स। और इतना करने के बाद अपने राजा महाराजा जो भी थे उस समय के, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद इन लोगों का मकसद क्या था? मकसद ये था कि हम अपने यूरोप में एक ऐसा नेशन, यानी कि यूरोप को एक ऐसा नेशन बनाना चाहते हैं, यूरोप को एक ऐसा जगह बनाना चाहते हैं जहाँ पे हर एक लोगों के पास बराबर राइट होगा। मतलब कि जन्म से ही किसी के पास उतना धन संपत्ति नहीं होगा, उनको मेहनत करके वो चीज़ पाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो आपसे पूछा जा सकता है कि यानी कि आखिरकार लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों का मकसद क्या था? मकसद ये था कि एक यूरोप हमारा ऐसा जगह बने, एक ऐसा नेशन बने जहां हर एक लोगों को हर एक राइट हो, यानी कि इक्वल राइट हो। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब यही हो गया कि यूरोप में अब इंडस्ट्री हमारे सेटअप हो रहे थे, और सोशल चेंज का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे एक सामाजिक बदलाव भी आ रहा था। ठीक है, क्योंकि वो लोग अपने राजा महाराजाओं के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।